हे एवरीवन, एज्योर के इस फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कोर्स में आपका स्वागत है। तो ये कोर्स करके आप एजी 900 सर्टिफिकेशन इजीली क्लियर कर पाओगे। ओके, सो सबसे पहले सिंस ये फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कोर्स है, हम लोग सारी चीज़ें बेसिक से सीखेंगे। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ कि इंटरनेट कैसे काम करता है, देन हम लोग कैसे क्लाउड पे मूव किए, क्लाउड क्या है, फिर एज्योर के हम लोग बेसिक सर्विसेज को जानेंगे। सो एज्योर में ऑलमोस्ट 40+ सर्विसेज हमें पढ़नी है टू क्लियर दिस सर्टिफिकेशंस। तो हम लोग सारे सर्विसेज को वन बाय वन देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से, क्लाउड से। तो दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल पे एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, राइट, लाइक अमेजन, यूट्यूब हो गया, जैसे आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो, तो कभी आपने सोचा है कि आखिर ये काम कर कैसे रहा है, हाउ इट्स वर्किंग। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो जानते ही होंगे, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसे हम यूजुअली अपने डे टू डे लाइफ में आजकल यूज़ करते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने ये सुना होगा विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, लाइनक्स का आपको एक रेड हैट हो गया, या फिर कोई भी लाइनक्स का फ्लेवर ले लो आप। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं क्लाइंट मशीन। ओके, बट विंडोज़ और लाइनक्स अपना एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है जिसे हम लोग कहते हैं सर्वर। ओके, जैसे कि विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2016, सेम लिनक्स का भी आता है। आपको लिनक्स का भी मल्टीपल सर्वर्स आते हैं। वो सर्वर्स डिफरेंट है हमारे नॉर्मल विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे। ओके, लेट मी शो यू। देखिए, अभी जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा विंडोज सर्वर 2019। ये क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है जिसे हम लोग इस नॉर्मल मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, हम लोग हमारे लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरह आप लोग इस विंडोज सर्वर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप सर्वर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मशीन पे इंस्टॉल करते हो, उसे कहते हैं सर्वर्स। ओके, नाउ दोनों पे डिफरेंस क्या है? सर्वर चीज़ें सर्व करती है, सर्वर आपको चीज़ें प्रोवाइड करती है, और जो क्लाइंट मशीन होता है वो आपके चीज़ों को गेन करता है, वो सर्वर के सर्व किए हुए चीज़ों को यूटिलाइज करता है, राइट। ओके, सो लेट्स अज्यूम हमारे पास दो लैपटॉप है। तो मैंने क्या करा, एक लैपटॉप पे विंडोज सर्वर 2019 के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया, और एक लैपटॉप पे विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया। तो ये जो विंडोज 10 वाला है, जो लैपटॉप 2 है, ये हमारा हो जाएगा क्लाइंट मशीन, इसे हम कहेंगे क्लाइंट मशीन। ठीक है, और ये जो लैपटॉप 1 हो गया जहाँ पे हम लोगों ने सर्वर इंस्टॉल करके रखा है, इसे हम कहेंगे सर्वर। तो जैसा कि मैंने कहा था, सर्वर का काम होता है आपको चीज़ों को सर्व करना। इट विल सर्व यू क्या? तो आप कह सकते हो एप्लीकेशन। इट विल सर्व यू द एप्लीकेशन, और सर्वर जो भी एप्लीकेशन को सर्व करते हैं वो चीज़ें आप एक्सेस कर पाते हैं फ्रॉम योर क्लाइंट मशीन। जैसे कि विंडोज 10 हो गया, आपका मोबाइल भी एक क्लाइंट मशीन है जहाँ से आप एप्लीकेशंस को एक्सेस किया करते हो। आप क्रोम यूज़ करते हो, आप डायरेक्टली अमेजन, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, ये सारे एप्लीकेशंस को आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो वो हो गया क्लाइंट मशीन। तो आई होप कि आपको सर्वर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये एप्लीकेशंस कैसे रन होते हैं। आप अभी यूट्यूब देख रहे हो, बट आप कैसे इंटरनेट पे मेरे वीडियोस को देख पा रहे हो, यूट्यूब चल कहाँ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, सर्वर इज रिक्वायर्ड टू सर्व, मीन्स यूट्यूब किसी न किसी सर्वर के ऊपर ही होगा, इसीलिए वो आपको ये वीडियो सर्व कर पा रहे हैं। तो लेट्स एज्यूम कि मैंने इस विंडोज सर्वर पे यूट्यूब का जो कोड है, डेवलपर्स ने जो कोड लिखा होगा, वो सारे कोड्स को मैंने बिल्ड करके इस यूट्यूब लाइक एक तरह से उस एप्लीकेशन को मैंने इस विंडोज सर्वर पे डिप्लॉय करा। ठीक है, तो अब ये विंडोज सर्वर क्या कर रहा है, ये मेरे एप्लीकेशन को यानी कि यूट्यूब को वो सर्व कर रहा है टू क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन में बस विंडोज 10 ही नहीं है, आप चाहो तो क्लाइंट मशीन में मोबाइल भी आप कंसीडर कर लो। कोई भी ऐसा डिवाइस जहाँ से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो, जहाँ से आप चीज़ों को देख पा रहे हो। अगर आप यूट्यूब को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर पा रहे हो, मीन्स दैट इज अ क्लाइंट मशीन। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है। आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाने हैं, जैसे कि अमेजन हो गया, तो अमेजन आप क्या करोगे, पहले आप कोड लिखोगे। जब आपका कोड रेडी है तो उसे एक सर्वर पे जाकर के डाल दोगे, एंड देन फाइनली वो सर्वर इट विल स्टार्ट सर्विंग द एप्लीकेशंस। वो आपको सर्विस प्रोवाइड करने लगेगा सर्वर्स, और आप क्लाइंट मशीन से अमेजन को यूज़ करने लगोगे। सेम गोज विद एनी एप्लीकेशन, एनीथिंग। ओके, तो आई होप कि ये कंसेप्ट आप समझे होंगे। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि क्लाउड में इस सर्वर के कंसेप्ट्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। क्लाउड क्या है दोस्तों? क्लाउड, ओवरऑल क्लाउड आपको कंप्लीटली सर्वर पे टिका हुआ है, सिर्फ सर्वर होता है क्लाउड पे।
इन सर्वर्स को, जो कि एप्लीकेशंस को रन करने में काम आता है, जो कि एप्लीकेशंस को सर्व करते हैं, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सर्वर्स को कैसे मैनेज किया जाए कंप्लीटली एंड टू एंड, वो हम लोग क्लाउड पे करते हैं और हम लोग इस कोर्स में यही सीखने वाले हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एज्योर पे, क्लाउड पे। तो इससे पहले कि हम लोग क्लाउड समझें, मैं आपको लेगेसी सिस्टम बताना चाहता हूँ कि क्लाउड से पहले क्या होता था और क्यों हम लोगों ने क्लाउड पे मूव करा, एंड देन व्हाई क्लाउड इज द बेस्ट। ओके, तो हमारा लेगेसी सिस्टम क्या था पहले। अगेन लेट्स एज्यूम कि, चलिए इस बार मैं यूट्यूब या अमेजन का एग्जांपल नहीं लूंगा, चलिए मैं लेट्स एज्यूम कि मैंने द क्लाउड वर्ल्ड का नाम का ही एक ऐप बना रखा है। नाउ अब इस क्लाउड वर्ल्ड को आप एक्सेस करना चाहते हो। ओके, मैंने इस वेबसाइट बनाया, यहाँ पे मैं अपने कोर्सेज को डाल रहा हूँ। नाउ आई वांट यू पीपल टू लर्न माय कोर्स, आई वांट यू पीपल टू वॉच माय कोर्स। ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा क्या करूँगा कि आप लोग अपने क्लाइंट मशीन से इजीली मेरे इस द क्लाउड वर्ल्ड को एक्सेस कर पाओगे। लेगेसी सिस्टम पे चलते हैं। हमारा लेगेसी सिस्टम क्या था, पहले क्या होता था कि सर्वर्स के मशीन आया करते थे। देखिए सबसे पहला चीज़, मैंने आपको कहा था कि लैपटॉप पे सर्वर इंस्टॉल कर दो वो काम हो जाएगा, बट क्या लैपटॉप के पास उतना पावर है कि वो हजारों लाखों लोगों को सर्व कर पाए? नहीं, लैपटॉप पर उतना पावर नहीं होता है। उसके लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती है। जो आप रैम यूज़ कर रहे हो उसका मेमोरी बहुत हाई होना चाहिए, जो आप CPU यूज़ कर रहे हो उसका जो कोर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए। देन ओनली मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस योर वेबसाइट। ओके, तो उसके लिए क्या करना होता था पहले, मैं क्या करूँगा, एक CPU बाई करूँगा। लेट्स एज्यूम मैंने एक बहुत बड़ा CPU बाई किया और जो रैम है मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डाल देता हूँ। लेट्स एज्यूम जो रैम है मेरा वो 64 GB का है और जो CPU है वो 32 कोर है। ओके, पहला तो इसे बाई करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े होंगे। ऑलमोस्ट आप रख लो कि ये 1 से 2 लाख में मिल जाएगा आपको। आई एम नॉट श्योर, बट या मिलना चाहिए। मैंने कभी बाई करा नहीं है तो आई डोंट नो अबाउट द प्राइसिंग, बट या इट्स कॉस्टली। ओके, नाउ इसके ऊपर मैं सर्वर इंस्टॉल करूँगा। ओके, अब इस एप्लीकेशन को लेट्स एज्यूम कि 1000 बंदे यूज कर रहे हैं, 1000 यूजर्स हैं हमारे पास जो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। नाउ सडनली किसी दिन ऐसा हुआ कि ये 1000 से 2000 हो गए, तो उस टाइम पे फिर ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये काम करना बंद कर देगा, ये स्लो हो जाएगा। आपको याद होगा पहले के ज़माने में बहुत बार ऐसा होता था कि किसी पीक टाइम पे एप्लीकेशंस अच्छे से काम नहीं करते थे, एप्लीकेशंस काम करना बंद कर देते थे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। बहुत बार ऐसा होता था कि IRCTC का ले लो आप, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत हुआ है। मैं पहले ऐसा होता था कि मैं ऑनलाइन टिकट जब बुक करने जा रहा हूँ अराउंड मॉर्निंग 10 o'clock, आपका सर्वर कम्प्लीटली स्लो हो जाता था, आप टिकट ही बुक नहीं कर पाते थे उस टाइम पे। तो वो सब क्यों होता था? रीज़न यही है कि वहाँ पे यूजर्स बढ़ जाते थे और आपका जो सर्वर है इट वॉजंट एबल टू सर्व एवरीवन द ट्रैफिक। उस रीजन से यहाँ लोड, बहुत हेवी लोड हो जाता था और ये स्लो हो जाता था सिस्टम। तो फिर क्या हुआ, अब मान लीजिए अब आपको 2000 यूजर्स को सर्व करना है अपने ट्रैफिक को, तो आप क्या करोगे, आप सेम इसके जैसे एक और सिस्टम को आप बाई करोगे। आप सेम इसके जैसे एक और सिस्टम बाई करोगे, राइट? ठीक है, अगर 2 से 3000 हुआ तो आप एक और बाई करोगे। तो आप सोच रहे हो ये कितना इशू वाला चीज़ है। आप बार बार बाई करोगे, फिर इस पर सर्वर्स को इंस्टॉल करोगे, फिर एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करोगे। ठीक है, ये बहुत ही टीडियस टास्क है, ये बहुत ही लेंदी टास्क है और इट्स टाइम टेकिंग। सर्वर्स खरीदे आपने कॉन्फ़िगरेशन करा 1 by 1, तो इससे क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। अब ये तो मेरा छोटा सा एप्लीकेशन था तो मैंने बता दिया। अब चलिए यूट्यूब के एग्जाम्पल पे लेते हैं। यूट्यूब का क्या होता है ना, ऐसा हजारों सर्वर्स होते हैं, ऐसे हजारों सर्वर। अब आप सोचिए वहाँ पे उनको सर्वर्स को मैनेज करना हुआ तो उनको क्या, उनको एक कम्प्लीटली बड़ा सा टीम चाहिए। उनको क्या होता है, बिल्डिंग चाहिए होता है, एक प्रॉपर घर चाहिए होता है जिसके अंदर बस सर्वर ही डाला हुआ है। सारे सर्वर्स को मैनेज करना होता है। सबसे बड़ी बात, एक सर्वर्स का एक्सपायरी डेट होता है। जब आप जो मशीन खरीदते हो ना, ये जो मशीन है इसका कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट होगा, ऑलमोस्ट 4 to 5 years होता है, आई थिंक 6 years होता है ऐसा कुछ। उसके बाद यू विल हैव टू चेंज दिस मशीन। तो आप क्या करोगे, फिर से मशीन को न्यू बाई करोगे। तो मैं लेट्स अज्यूम कि मैंने एप्लीकेशन के लिए एक डेटा सेंटर अपना बना दिया, एक घर बना दिया जिसके अंदर मैंने अपने सारे सर्वर्स को डाल दिया। अब क्या होगा, जब वो सर्वर्स को मैंने डाल रखा है, नाउ आफ्टर एवरी 5 to 6 years मुझे सारे सर्वर्स को रिप्लेस करने होंगे, राइट? और जब भी कॉन्फ़िगरेशन करो, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन से सबसे पहले तो टाइम टेकिंग होता है। सेकंड आपका क्या होता है, पहला टाइम टेकिंग हो गया, सेकंड मैन पावर आपको चाहिए, अपना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आप एक पूरे घर, इतने लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ मशीन्स ही रखे हुए हैं, तो वहाँ एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर नेटवर्किंग होना चाहिए,
उसके बाद वहाँ जो पावर सिस्टम, जो पावर सप्लाई आप दे रहे हो, उस पर कोई भी इश्यूज नहीं होने चाहिए। सपोज पावर ही चला गया मेरे बिल्डिंग का, तब तो गया ना, फिर ऐप कोई भी बंदा, कोई भी यूजर ऐप एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज आते थे पहले, जब लेगसी सिस्टम का मैं बात कर रहा हूँ, जब कंपनीज अपना पर्सनल सर्वर बाई करती थी और अपने एप्लीकेशंस को चलाया करती थी। यूट्यूब ने अपना सर्वर्स बाई किया, उसने एप्लीकेशंस को चलाया। आपको फ्लिपकार्ट ले लो, उसने अपने सर्वर्स को बाई किया, उसने एप्लीकेशंस को चलाया। फेसबुक, ट्विटर, अब कोई भी ऐसे बड़े एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन का आप उठा लो, पहले ऐसा होता था कि बंदे अपने सर्वर्स को बाई करते थे एंड देन दे यूज टू सेट अप एवरीथिंग एंड देन दे यूज टू रन। तो उसे मैनेज करना इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्लाउड ने क्या सोचा कि क्यों ना इस बर्डन को ही खत्म किया जाए। तो क्लाउड ने क्या किया कि उसने पूरे वर्ल्ड वाइड जहां भी पॉसिबल हुआ, उसने एक बिल्डिंग बना डाली अपनी को। एक बिल्डिंग कोई भी जगह ले लो आप, दिल्ली, मुंबई, यूनाइटेड स्टेट्स, लंदन, कोई भी जगह ले लो आप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाओ। उसने क्या किया कि वर्ल्ड वाइड एवरी लोकेशन, ईच एंड एवरी कंट्री ले लो आप, ईच एंड ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज तो मैं नहीं बोलूंगा, बट या ऑलमोस्ट 55 प्लस ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे एज्योर ने अपना ऐसा डेटा सेंटर खड़ा कर रखा है। डेटा सेंटर लाइक एक बिल्डिंग है उनका, जहाँ पे उसने बस सर्वर्स डाल रखे हैं। तो लेट्स एज्यूम कि ये मेरा मुंबई है, मैं लिख देता हूँ पहले। ओके, सो लेट्स एज्यूम कि पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसे 4 लोकेशन है जहाँ पे एज्योर ने क्या किया कि अपना एक एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया और इसके अंदर उसने बस सर्वर्स डाल रखे हैं। सर्वर्स डाल रखे हैं, आप अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी आप खुद से सेटअप करते थे, लाइक बिल्डिंग पे सर्वर्स डालना, नेटवर्किंग, पावर्स, एसी, जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें एज्योर ने क्या किया कि बिल्डिंग बना के उसके अंदर डाल दी। अब उसने क्या बोला सारे कंपनीज को कि यू कम टू मी एंड आई विल प्रोवाइड यू द सर्वर्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एट योर एंड। उसने बोला कि वो कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे हमें दे देगा। तो लेट्स एज्यूम कि ये जो एज्योर की बिल्डिंग है, मुझे अपने डक्लाउड वर्ल्ड एप्लीकेशन को रन करना है। तो फिर अब तो मैं सर्वर्स नहीं खरीदने जाऊंगा ना, मैं थोड़ी 5 लाख 10 लाख खर्च करूंगा, सर्वर्स खरीदूंगा, उस पर सारी चीज़ों को इंस्टॉल करूंगा और दिन रात उसे मॉनिटर करूंगा। भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना एप्लीकेशन रन करना है, मुझे अपना बिजनेस रन करना है, ना कि मुझे सर्वर्स को देखने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एज्योर को बोलूंगा कि ठीक है यार, आप मुझे रेंट पे दे दो, इसके बदले ये मुझे कुछ पैसे लेगा, वो भी आवरली बेसिस पे चार्ज होगा, या फिर वो आगे क्वेश्चनिंग को हम लोग आगे चल के देखेंगे। और फिर मैं अपना एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट कर दूंगा। देन उससे बेनिफिट क्या होता है कि मेरा फुल फोकस मेरे बिजनेस पे होगा, ना कि सर्वर्स को मैनेज करने पे, राइट। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि क्लाउड आपको प्रोवाइड करती है। तो ये जो बिल्डिंगें हैं ना, आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ कि ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपने स्टोर्स बना रखे हैं, लाइक ऐसे बिल्डिंग्स हैं उनके पास, ऐसे बहुत बड़े बड़े घर हैं जिसके अंदर वो सर्विस रखते हैं। इसे कहते हैं हम लोग डेटा सेंटर, याद रखना, इसे हम लोग कहते हैं डेटा सेंटर। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स के कंसेप्ट को। तो रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, तो लेट्स सी कि रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं। तो एज्योर ने इनका कंसेप्ट क्यों लाया, ठीक है। लेट्स एज्यूम कि मेरा जो द क्लाउड वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो बैंगलोर के डेटा सेंटर पे रन कर रहा है, राइट। मेरा जो द क्लाउड वर्ल्ड का ऐप है वो बैंगलोर के डेटा सेंटर पे रन कर रहा है। ये आपको हो गया डेटा सेंटर, ठीक है। अब लेट्स एज्यूम फॉर एनी रीजन ये जो डेटा सेंटर है वो डाउन हो जाता है, राइट। लेट्स एज्यूम कि पावर ही कट हो गया, या फिर किसी भी रीजन से इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिससे कि ये आपको सर्विस देना छोड़ दे। कोई भी ऐसे डिजास्टर्स ले लो आप, भगवान न करे ऐसा हो, बट कोई भी डिजास्टर आप ले लो, इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो इट विल स्टॉप सर्विंग यू, राइट। इन दैट सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरा जो ऐप है, जो क्लाउड वर्ल्ड है, उसे कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया आपको, ये एक रिस्क है, राइट, ठीक है। तो एज्योर ने क्या सोचा कि इस रिस्क को कैसे ओवरकम किया जाए। हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, वो क्या उसने क्या मल्टीपल डेटा सेंटर्स बना दिए। एक डेटा सेंटर आपको यूनाइटेड स्टेट्स में ले लो आप, चलो आप उधर न्यूयॉर्क पे ले लो, एक डेटा सेंटर न्यूयॉर्क पे बना दिया। एक डेटा सेंटर आपको ऑस्ट्रेलिया ले लो आप,
एक डेटा सेंटर आपका ऑस्ट्रेलिया पे हो गया। तो अब क्या है, मैं अपना एप्लीकेशन इस तीनों जगह पे, तीनों के तीनों डेटा सेंटर पे मैं डाल दूंगा। ओके, अब हमारा जो एप्लीकेशन सर्व हो रहा है वो तीनों डेटा सेंटर से सर्व हो रहा है, राइट। तीनों डेटा सेंटर से सर्व होने के बेनिफिट्स क्या है, मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है लेटेंसी इशू नहीं होगा। अब लेटेंसी इशू रिजॉल्व का क्या मतलब है, जब हमारा एक डेटा सेंटर बैंगलोर में था, नाउ लेट्स अज्यूम कि मेरे वीडियोस को कोई ऐसा बंदा जो यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हुआ, या लंदन में बैठा है, या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कहीं भी बैठा है, वहां से अगर वो मेरे एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहेगा तो वहां पे लेटेंसी इशू आएगा, उसे थोड़ा टाइम लगेगा मेरे एप्लीकेशन को एक्सेस करने में। तो यहाँ पे ये जो मैंने डाला मल्टीपल डेटा सेंटर्स पे, तो लेट्स एज्यूम कि अब अगर कोई बंदा यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ के मेरे एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है तो उसे सारी ट्रैफिक्स इस न्यूयॉर्क वाले डेटा सेंटर से सर्विस की जाएंगी। अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो उसे सारी सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया वाले डेटा सेंटर प्रोवाइड करेगा। अगर कोई बंदा इंडिया में बैठा है तो उसे सारी सर्विसेज बैंगलोर वाले डेटा सेंटर से प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लेटेंसी इशू है वो रिजॉल्व हो गया, सबसे पहला चीज। सेकंड, इन केस अगर कोई एक डेटा सेंटर डाउन भी हो जाता है, लेट्स एज्यूम कि आपका ये जो न्यूयॉर्क का डेटा सेंटर है ये किसी रीजन से ये डाउन हो गया, ओके, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में उस बंदे को जो ट्रैफिक है ना वो बैंगलोर वाले डेटा सेंटर से या फिर ऑस्ट्रेलिया वाले डेटा सेंटर से मिलेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग हाई अवेलेबिलिटी। हमारा एप्लीकेशन क्या हो गया, हाईली अवेलेबल हो गया। इवन योर वन डेटा सेंटर इज गोइंग डाउन, आपको फिर भी आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ओके। तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि दिस टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस रीजन से हम लोग अपने एप्लीकेशंस को मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल डेटा सेंटर्स पे रन करते हैं। और इसी रीजन से एज्योर ने क्या करा कि मल्टीपल रीजन्स क्रिएट करा, वहाँ पे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स क्रिएट करा। मैं अभी अवेलेबिलिटी जोन्स भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब आते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। तो मल्टीपल रीजन्स तो आपने समझ लिया। मल्टीपल रीजन्स मतलब एक हमारा हो गया इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चलो आप जापान रख लो, ऑस्ट्रेलिया, मल्टीपल कंट्रीज। लेट्स कंसीडर मल्टीपल कंट्रीज एज ए मल्टीपल रीजन, राइट। लेट्स अज्यूम कि इतने सारे रीजन्स हैं, राइट। तो ये सारे रीजन्स के अंदर एज्योर ने अपना डेटा सेंटर रखा कैसे है। एज्योर ने क्या देखा कि लेट्स एज्यूम कि हमारे इंडिया में एक डेटा सेंटर है, एक डेटा सेंटर है। लेट्स एज्यूम कि अगर ये डेटा सेंटर डाउन होता है किसी रीजन से, तब तो ये कंप्लीट रीजन ही डाउन हो गया, ठीक है। अगेन जो यहाँ के यूजर्स होंगे वो दूसरे कंट्रीज के डेटा सेंटर से अपना ट्रैफिक लेना स्टार्ट करेंगे, दूसरे कंट्रीज के डेटा सेंटर से एप्लीकेशंस को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे एज्योर ने क्या देखा कि यार ये भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो डेटा सेंटर है, सिंगल डेटा सेंटर जो हमने बना रखा है सारे कंट्रीज में, लेट्स डिवाइड दिस ऑल्सो इनटू मल्टीपल पार्ट्स। तो उन्होंने क्या बोला कि एक रीजन जो कि इंडिया रीजन है, इसके अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स क्रिएट करते हैं। डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर 2, डेटा सेंटर 3, 1 2 3, कहीं पे डेटा सेंटर 2 ही होंगे, कहीं पे 1 ही होंगे, कहीं पे 4 डेटा सेंटर होंगे। तो एज्योर ने इस तरीके से क्या किया कि सारे रीजन्स को मल्टीपल डेटा सेंटर में डिवाइड कर दिया। एक रीजन के अंदर 3 डेटा सेंटर, किसी रीजन के अंदर 4 डेटा सेंटर, किसी रीजन के अंदर 2 डेटा सेंटर। अब उन्होंने क्या किया कि ये सारे डेटा सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करा, इंटरलिंक करा, ठीक है। नेटवर्किंग का मैं बात कर रहा हूँ। लो लेटेंसी लिंक इसे कहते हैं। लो लेटेंसी मीन्स अगर डेटा विद इन अ रीजन मल्टीपल डेटा सेंटर्स के अंदर ही डेटा मूव करते हो, लेट सपोज DC1 से DC2 पे, DC2 से DC3 पे मूव कर रहा हो, तो वहाँ पे लेटेंसी बहुत ही कम होंगे, वहाँ पे स्पीड बहुत ही फास्ट होगा आपको, राइट, ठीक है। तो ये जो सेपरेट डेटा सेंटर्स है इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन, AZ। इसे कहते हैं AZ को कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन। मैं यहाँ लिख देता हूँ। मीन्स एक रीजन जो है वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के मिलने से बनता है, ठीक है। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स क्यों रिक्वायर्ड है? आप एक रीजन्स के अंदर ही आप हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। आप इसी रीजन के अंदर इस तीनों अवेलेबिलिटी जोन में तीनों सेपरेट डेटा सेंटर पे अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। एंड इन केस ऑफ डिजास्टर, लेट सपोज आपका एक डेटा सेंटर गायब होता है तो आपका दूसरा डेटा सेंटर आपको सर्व करेगा, सेकंड गायब होता है तो थर्ड आपको सर्व करेगा। और यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये तीनों डेटा सेंटर ना आपस में लो लेटेंसी लिंक से लिंक्ड होते हैं।
ये जो नेटवर्किंग होता है तीनों डेटा सेंटर के बीच, वहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो सकता है, वहाँ का जो लेटेंसी है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक उसी तरह आपको सारे रीजन्स में मल्टीपल डेटा सेंटर हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। तो आई होप कि आपको रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन समझ में आ गए होंगे। रीजन्स क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड मल्टीपल कंट्रीज में आपको एज्योर ने अपने रीजन्स बना रखे हैं टू प्रोवाइड लाइक टू सर्व योर एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड विथ वेरी लो लेटेंसी। ओके, और सारे रीजन्स के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बना रखे हैं ताकि आपके रीजन के अगर एक डेटा सेंटर भी डाउन होता है तो आपका दूसरा डेटा सेंटर जरूर अप होगा, जो कि आपको सेम ही रीजन पे ट्रैफिक लाइक सेम ही रीजन पे सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं जो भी हमने सीखा अभी तक। डेटा सेंटर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, आई वुड से लैक्स ऑफ सर्वर्स। ये जो सर्वर्स होते हैं यहाँ पे काफ़ी हाई लेवल का सिक्योरिटी होता है। सिंस एज्योर वो कंपनी ही है जो बस आपको सर्वर्स ही प्रोवाइड कर रही है, तो उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि यू गेट मैक्सिमम सिक्योरिटी, you get maximum efficiency. Okay, so I would say improvised security efficiency. Okay, ये हमारा हो गया डेटा सेंटर जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ओके, अब आते हैं रीजन्स पे, रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स पे आते हैं। एज्योर हैज क्रिएटेड मल्टीपल रीजन्स विद इन विच multiple AZs are present, AZs are present, AZs are created. Okay, so each AZ has independent and redundant power, also it has great network connectivity. So एक रीजन पे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, वो सारे अवेलेबिलिटी जोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है यूजिंग लो लेटेंसी लिंक्स। ओके, सो your availability zones, it increases your availability and fault tolerance within same region. तो यहाँ पे आप क्या होता है कि सिंस एक रीजन पे मल्टीपल एजीज हैं, अगर एक ऐप डाउन होता है, एक अवेलेबिलिटी जोन का ऐप डाउन होता है, तो आपका दूसरा अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है टू सर्व यू द ट्रैफिक। ओके, फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम क्या हो गया आपको? हाई अवेलेबिलिटी क्या हो गया? जहाँ पे आपको एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल होते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे आपका एप्लीकेशन किसी भी डिजास्टर पे डाउन नहीं हो सकता है, राइट? सो फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, even if your data center fails, your application will be up. Okay, so ये हमारा समरी था। Now let's jump to the Azure portal and we will be creating our Azure free account. Once we'll create a free account, we will start learning about cloud services, about Azure, where Azure provides multiple so many services. तो उसका क्या यूज है, उस सर्विसेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे। लेट्स एज्यूम मेरा अपना एप्लीकेशन है, उसे रन करने के लिए हम लोग एज्योर के प्रोवाइड किए हुए सर्विसेज को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, वो सारे चीज़ें हम लोग आगे चल के अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले जाकर के एज्योर पोर्टल सर्च करना है, आपको ईजिली मिल जाएगा। ये इधर से आओ आप, ये जो एज्योर पोर्टल है akka.ms, आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ये आ जाएगा। आप मुझे पहले माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आपको करना है क्या, दी क्लाउड वर्ल्ड 2019@gmail.com। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, तो मैं एक पासवर्ड अपना क्रिएट कर रहा हूँ। आप रीजन दे दो, आप जिस भी कंट्रीज, आपको यहाँ पे रीजन देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। वंस इट्स डन, आपको क्या करना होता है, आपको वेरीफाई करना होता है। तो आपको जाकर सबसे पहले अपने मेल को वेरीफाई करना है। ओके, तो आपको क्या होगा, आपको इस तरीके के मेल आएंगे जहाँ पे आपका ये सिक्योरिटी कोड होगा। आपको इस सिक्योरिटी कोड को इधर डालना है और देन नेक्स्ट। ये जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर आपको देने होंगे। नेक्स्ट करता हूँ, ये पजल आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो एक बार आप सही जवाब दे दो, आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ यू आर गुड टू गो। आपका जो एज्योर अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने ये अकाउंट जो है क्रिएट करा है, राइट? तो अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अपने
सारे एजूर के सर्विसेज को देखेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विसेज है, ऑलमोस्ट 200 प्लस सर्विसेज है एजूर के पास। बट हमें ऑलमोस्ट 40 प्लस ही सर्विसेज हमें स्टडी करने हैं टू जस्ट पास द एग्जामिनेशन, सो विल गो थ्रू ऑल, बट अदरवाइज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें फ्री ट्रायल चाहिए ताकि हम लोग सर्विसेज को फ्री में यूटिलाइज कर सके। आप लोग यहाँ देख सकते हो ये $200 फ्री में क्रेडिट कर रहा है हमें, ताकि हम लोग कुछ एजूर के सर्विसेज को फ्री में यूज़ कर सके। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आकर स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपने सारे के सारे डिटेल्स को फिलअप करने हैं। तो मैं अपने डिटेल्स को यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स को डाल सकते हैं, बट दीज आर सम मैंडेटरी फील्ड्स व्हाट यू विल हैव टू फिल अप। ओके, तो आपको अपने कार्ड्स की डिटेल्स दे करके साइन अप पे क्लिक करना है और फाइनली आपके पास ऐसा स्क्रीन आएगा जिधर आपको आकर के मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना होगा। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आप इसे वेरीफाई कर लो। आपका जो कोड गया होगा आपके जीमेल अकाउंट पे, वहाँ से कोड लेकर के आप इसे फिर वेरीफाई कर लो। ओके, तो ये रहा कोड, इसे हम करेंगे वेरीफाई। फाइनली you will get this message that you are ready to start with Azure. Now you can just simply click on here and you can jump to your Azure portal. Okay, so okay, thank you so much guys. I hope कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।